आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपको 12th के सभी सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। हमारी जितनी फैकल्टीज़ हैं उनका पूरा पर्पस यही रहता है, उनका पूरा ध्यान यही रहता है कि आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ, आपको पूरा लेक्चर एक प्रॉपर वे में समझाया जाए एक शॉर्ट फॉर्म में, जिसके अंदर हम पूरा कोशिश करते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए कवर हों, ताकि आप एक ही वीडियो में आप पूरा अपना चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको क्लियर कर पाएँ, ताकि जो भी आपका जो समय है वो बच सके, जितना भी आपका समय जो बचे इसके बाद लेक्चर के बाद, ताकि आप वो पूरा समय अपना रिवीजन में लगाएं। हमारी फैकल्टीज़ ने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पूरा कंप्लीट रोड मैप की वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि हमें बोर्ड में कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है और कैसे आपको 95+ मार्क्स स्कोर करना है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपने आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसके भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर इंक्रीज़ करने में, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं या डेरिवेशन जो भी आते हैं आपके, वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, आपको बस क्लियरिटी होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए कोई एक पॉइंट चार्ज है, वो इन्फिनिटी पे, ठीक है, हमें पॉइंट बी पे लेके आना है उस चार्ज को, ठीक है। तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफाइन किया जाता है वर्क डन अपॉन में पॉइंट चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है। इसका अब देख लेते हैं 1 वोल्ट कई बार एक डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। अब 1 वोल्ट मतलब हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमें 1 यूनिट लेके आना है। 1 यूनिट कैसे आएगा? जब वर्क डन भी 1 जूल होगा और जो चार्ज है उसकी भी जो क्वांटिटी होगी वो भी 1 कूलम्ब होगी। जैसे इस पर लिखा है, इट टेक 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। जब हम 1 जूल का वर्क करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर लाने में, तो जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1 वोल्ट, उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब हम देख लेते हैं कुछ सब्सटेंस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। पहला हमने लिया है पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, हमें उसे Q पॉइंट से पीक पॉइंट तक ले जाना है, तो हमें कितना पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन R मतलब जितना डिस्टेंस हमने कवर किया, जैसे Q से P तक किया जिसको हमने R ले रखा है, ठीक है। अब जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स हम वो वाला लेंगे Q1 Q2 अपॉन R², और रेडियस और हमारा डिस्टेंस है R, ठीक है। R से R कट गया, और जो हमारा Q क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन में पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से जो वोल्ट आएगा, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा KQ अपॉन R। ये K वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। K इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ सेकेंड हमने लिया है होलो हेमिस्फीयर, जिसे हम कंडक्टिंग सेल से भी जानते हैं,
ठीक है, जो कि जेई और नीट के अंदर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जेई और नीट के पर्पज़ से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। जो यहाँ पे R है वो रेडियस है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल ही होगा। ठीक है, जब वो डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पे निकालना है, मान लेते हैं पॉइंट P हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस R हो गया। ठीक है, और ये हो गया रेडियस से ज़्यादा, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। देखिए, अब जो चार्ज है वो तो इसके सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा अंदर वो हर जगह ही इक्वल होगा, चाहे यहाँ पे कोई पोटेंशियल हो, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल हो, हर जगह होलो हेमिस्फीयर के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। अब सरफेस पे अलग हो जाएगा सरफेस। अब जब रेडियस से हम ज़्यादा ही दूर चले जाएंगे तो उसका भी जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास जो चार्ज हैं, ठीक है, जब हम उसको O पॉइंट से P पॉइंट तक लेके आएंगे तो उसमें जो पोटेंशियल लगेगा वो लगेगा KQ/√R² प्लस x², जहाँ पे R हो गया आपका रिंग का रेडियस और x है वो डिस्टेंस जहाँ से हम लेके उस पॉइंट P तक हम लेके आ रहे हैं, वो डिस्टेंस हो गया आपका x। इन सब का डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सब का डेरिवेशन नहीं आता है, फिर भी मैं एक अलग से क्लास लूँगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर जितने भी डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको सब कराऊंगा, जो कि बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हाँ, आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो आपका पेपर आएगा, चाहे वो मिड टर्म हो या प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, हम आपको प्रॉपर एक उससे मिलता जुलता एक मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड जो भी पेपर होता है प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा पेपर आए। ठीक है, आप प्लीज़ उसे देखना ताकि आपके नंबर अच्छे आ पाएँ। ठीक है, और आपको फिर पता भी चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, आपका क्या लेवल है, आपको कितने मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना और स्ट्रगल करने का आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डाइपोल। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट से पहले हम सबसे पहले देखेंगे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डाइपोल के अंदर वो कितना होता है। ठीक है, अगर किसी हम पॉइंट पे मान लीजिए अगर हम P पॉइंट पे निकाल लें, ठीक है, और ये हमें दे रखा है R, ठीक है, R डिस्टेंस दे रखा है आपका। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है KP cos θ/R²। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल क्या होता है, अलोंग द जो भी आपका डाइपोल होगा उसके अलोंग ही होगा। ठीक है, जिसमें थीटा हमारा बन रहा होता है 0 डिग्री। ठीक है, अभी हमने नीचे फॉर्मूला पढ़ा V = KP cos θ/R²। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे थीटा बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम थीटा को 0 हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ L है, आप यहाँ पे भी L कर लेंगे, वो बाय मिस्टेक मैंने R लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा आप 0 पुट करेंगे, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 0 1 हो गया आपका, तो KP/R² आपका फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पे R आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर आपको L मैंने यहाँ पे ले रखा है बट यहाँ पे मैंने R लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो सॉरी, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो जाता है। ठीक है, बट जब आप ये V = KP cos θ/R² जब आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे थीटा बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 कितना होता है, 0, इसीलिए जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वो आपको जनरल पॉइंट पे बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है पॉइंट चार्ज का, उसके रेडियस और पोटेंशियल के खिलाफ। ठीक है, तो जो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब जब हम डाइपोल के केस में जाते हैं तो जो डाइपोल में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V = KP/r², ठीक है। तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r² के, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बना लेता है। मीन्स इधर आपका जो रेडियस है, जितना हम रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे उतना जल्दी डायपोल के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के अंदर इसका थोड़ा कम मात्रा में डिक्रीज होगा। अगर हम कंपेयर करें कि डायपोल के पोटेंशियल में और पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल में किसमें ज़्यादा जल्दी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है, तो सबसे जल्दी वो डायपोल के अंदर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए रेडियस हमने 2 ले रखा है तो डायपोल के अंदर वो r² हो जाता है, मतलब ये 4 गुना 4 गुना गिर जाएगा और ये 2 ही गुना ही गिरेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डायपोल के अंदर वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज़ होता है। अब हम देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप नाम से समझ आ रहा होगा, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस मतलब कोई ऐसा सरफेस होगा जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ लिखा व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनी सरफेस इज सेम इन एवरीवेयर, मतलब किसी भी सरफेस पे हर एक जगह पर जब पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है स्फेरिकल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो होता है प्लेन सरफेस, मतलब कुछ प्लेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। कुछ भी हो जाए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ठीक है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V1, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है V2, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो मतलब जो आपका पोटेंशियल जो चेंज हुआ होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 - V1, ठीक है। तो वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इंटू अपॉन में पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा V × Q, यहाँ पे आ जाएगा जो आपका चेंज इन वोल्ट है। आपको पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो हर जगह एक पोटेंशियल जो सेम होता है, तो जो आपका चेंज इन पोटेंशियल होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसी कारण से जो वर्क डन होता है वो आपका 0 आता है, ठीक है। आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर कितने भी पॉइंट पे आप मूव करवा लें, वो जो वर्क डन होगा वो 0 ही होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी चार्ज हो, चाहे कितना भी छोटा वो चार्ज हो। सेकेंड पॉइंट, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो आप खुद ही बताइए, इंटरसेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं बना पाएंगे। जब परपेंडिकुलर नहीं बना पाएंगे तो वो जो कंडीशन होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कि वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, वो फुलफिल नहीं करेंगे तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं कहलाएंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसमें जो वो एक सिंगल इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, बट ये एक इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। ये पूरे एक सिस्टम, अगर एक सिस्टम है उसके अंदर 100 चार्ज होंगे तो उस 100 चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क डन। जो हमारा पोटेंशियल का होना तो वो था वर्क डन अपॉन पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमने वर्क डन निकाल लिया आपका VQ, मतलब वोल्ट इंटू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट कर दी। इसके वजह से इधर मान लीजिए हम Q1 की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है वो ये है, ठीक है, और लग रहा है Q2 पे, ठीक है। जो पोटेंशियल लग रहा है Q1 की वजह से Q2 पे वो हो गया KQ1/R, ठीक है। और जो चार्ज है हमारा Q0 वो हमें
Q2 हो गया, ठीक है। तो जो वर्क डन आएगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अगर Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है, मीन्स अपोजिट, Q1 और Q2 कब नेगेटिव हो सकता है? या तो Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, या तो Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, तभी आपका जो Q1 इंटू Q2 है वो नेगेटिव आ सकता है। इन केस में क्या होता है, अपोजिट जो चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जब नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम आ गया, सेम कैसे आएगा? जब Q1 नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो, या फिर Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तब जाके आपका Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आएगा। और जब सेम चार्ज होते हैं तो आपस में रिपल्सन करते हैं, इसीलिए जब पॉजिटिव आता है तो वो रिपल्सन फोर्स होता है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, ठीक है। जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, ठीक है, तो जो फोर्स है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और ठीक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में से दूसरा फोर्स लग रहा होता है, बट उनकी जो क्वांटिटी होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू QE, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और चार्ज भी सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो जो फोर्स होते हैं वो आपस में अपोजिट होने के कारण यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो फोर्स, जो नेट फोर्स आता है वो जीरो आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स हम कह सकते हैं टॉर्क को, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जो कि डायपोल के अंदर स्टोर्ड है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है वर्क डन के बराबर, ठीक है। अब हम नॉर्मली जब लीनियर में निकालते हैं तो वो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर में तो है नहीं, यहाँ एंगुलर में रोटेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉर्क इनटू में डिस्टेंस, मतलब जितना वो एंगल घूम रहा है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो डायपोल है वो θ1 से θ2 को घूमा है, ठीक है। θ1 से θ2 पे वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा, ठीक है। जब हम PE sin थीटा को इसमें रखेंगे तो PE तो हम इंटीग्रेट करना नहीं, तो PE बाहर निकालेंगे। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, हम लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2, तो जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा वो आएगा वर्क डन इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? जब थीटा आपका 0 हो जाए और θ2 आपका 180 हो जाए, ठीक है। cos 0 आपका हो गया 1, cos 180 हो गया आपका -1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा PE 1 -1, आपका यहाँ आ जाएगा 2PE। जो आपका वर्क डन आएगा वो होता है मैक्स वर्क डन, जो इस केस में वर्क डन आता है होता है मैक्स वर्क डन, जो कि आता है आपका 2PE। अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F dx cos थीटा, dx आपका एक छोटा कंपोनेंट, ठीक है। और वर्क डन का ये भी फॉर्मूला होता है dV इंटू में पॉइंट चार्ज, ठीक है। जब हम वर्क डन के दोनों फॉर्मूलों के आपस में रखेंगे, जहाँ पे हमने किसी एक पॉइंट चार्ज को हमने 180 घुमा दिया, तो यहाँ पे थीटा हमने 180 ले लिया पॉइंट चार्ज से। अब हम फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला QE लिख दिया, तो Q से Q कट गया, dV इज इक्वल टू E dx हो गया, जहाँ पे x हो गया आपका डिस्टेंस। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया वो आ गया आपका E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DX, जहाँ पे माइनस साइन आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डिक्रीज होता जाएगा। अब हम देखते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर एक टाइप का सब्सटेंस होता है, मान लेते एक टाइप का कंटेनर, मान लेते एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारा चार्ज स्टोर करके रखता है, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट में, और ये ज़रूरत पड़ने पे उस चार्ज को रिलीज़ करता है हमारे लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम को हमें यूज़ करना है, अगर हमें कोई नीड है उस चार्ज की, तो वो इस चार्ज को रिलीज़ करता है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
अब देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर कंडक्ट कर सकता है, कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक टैंकर है, ठीक है। उस टैंकर के अंदर हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, 1000 लीटर, 5000 लीटर, वो डिपेंड करता है उस कंडक्टर के ऊपर। सेम इसी प्रकार कोई कंडक्टर है, ठीक है, वो कितना चार्ज स्टोर करता है, उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्ट। अब Q, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे C लिया है, जो कि C हमारा कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की फॉर्मूला निकल के आ गया Q/V, जहाँ पे Q है आपका चार्ज, V है आपका वोल्ट। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है फैराडे। कौन कौन से फैक्टर्स कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस टाइप का साइज़ है, ठीक है। इट्स ऑल्सो डिपेंड सराउंडिंग मीडियम, ये मीडियम के आप किस मीडियम में आपने इसको रख रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये शेप किस शेप का है कंडक्टर, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए स्पेरिकल शेप का है, या फिर प्लेन शेप का है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप का है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका जो कैपेसिटेंस वो कितना होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। यहाँ पे Q/V की हमने जो स्फेरिकल कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। यहाँ पे हमने V की जगह पे वो KQ/R लिख दिया। यहाँ से Q से Q कट गया, तो हमारा जो कैपेसिटेंस आया वो आया R/K की वैल्यू होती है 4πε0। जब इसको हम पुट करेंगे तो आपका जो फाइनली जो कैपेसिटेंस आएगा आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर का, वो आएगा 4πε0R। मतलब जो कैपेसिटेंस है आपका किसी स्फेरिकल कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, ठीक है, जहाँ पे V की वैल्यू होती है ED, ठीक है। यहाँ से जब हमने आगे पढ़ा था E = dB/dr, तो यहाँ से हम V की वैल्यू आ जाएगी E इंटू में D जहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक पैरेलल प्लेट में वो होता है σ/ε0, जहाँ पे सिग्मा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया जाता है चार्ज/एरिया। चार्ज इस पूरे कंडक्टर में कितना है अब, और इसका एरिया कितना है, इससे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। यहाँ से हमारा कट पिट के जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है ε0 इंटू ए है आपका यहाँ पे एरिया, इंटू में डी मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है C = ε0 A/d। और जब हम किसी एक मीडियम, किसी इलेक्ट्रिक मीडियम को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है वो चेंज हो जाता है, वो बन जाता है C = K/ε0 A/d। मतलब मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल बिना फील्ड करे अगर किसी एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम किसी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास K है, अगर उसको हम फिल करते हैं तो वो K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट MCQ में भी पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन कुछ भी मान लीजिए आप, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेपर में प्री बोर्ड में आप देखिएगा पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि आपसे पूछेगा कि आपके पास पैरेलल प्लेट है, ठीक है, उसमें हमने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, मतलब पूरा नहीं करा है। पिछले वाले में आपने पूरा फिल कर दिया था तो आपका जो फॉर्मूला आया था वो आया था आपका C = K/ε0 A/d, ठीक है। बट
आपने यहाँ पे पार्शियली फिल्ड करा है, पूरा नहीं फिल्ड करा है, ठीक है। तो इसका आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम आगे लिखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इस पूरे एंटायर, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी ई नोट, ठीक है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर रख दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वो हो गया ई के, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा एफ सेल नोट अपॉन में के, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जब हम जो इस पूरे सराउंडिंग का जो ई नेट है जब हम निकालेंगे, अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा इस तरफ ही है, तो मतलब, और एक स्मॉल स्लैब है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इस डायरेक्शन में, जब हम नेट निकालेंगे तो प्रॉपर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है इधर ही आएगी, तो जो ई नेट है वो इस साइड निकलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था आगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई नोट हो गया आपका ए, जो ये स्लैब से बाहर वाली चीज़ें हैं। अब ये स्लैब हो गया आपका T डिस्टेंस का, ठीक है। इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा निकालने के हमें D माइनस टी करना पड़ेगा, तब जाके ये और ये एरिया निकलेगा। तो हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल लिया। V इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई के जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और उसका डिस्टेंस मतलब टी इंटू कर दिया। फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी दोनों की। फिर यहाँ से हमने सिग्मा एफ सेल नोट कॉमन निकाला, फिर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। जब हम v की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता है c इज इक्वल टू होता है q बाई वी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, चार्ज इंटू में अपॉन में एरिया, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा इंटू में ए। हम यहाँ पे चार्ज की जगह पे लिख देंगे सिग्मा ए अपॉन वी, ठीक है। फिर v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में और मिड टर्म में पक्का पूछा जाएगा, वो ही 5 नंबर का, ठीक है। तो इसको आप एकदम अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिसके पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है, और कैपेसिटेंस है C1 C2, ठीक है, और चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। हमने इन दोनों बॉडीज़ को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने इन दोनों बॉडीज़ को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इनके बीच में चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, मान लीजिए इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये जब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसको हम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है। इसका कोई डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं आना तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका 3 फॉर्मूला होता है, 1/2 CV², ठीक है, जहाँ पे C आपका कैपेसिटेंस हो गया, V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, दूसरा होता है आपका हाफ QV, तीसरा होता है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट E², जहाँ पे E आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर ले, चाहे आप सीरीज में कनेक्ट कर ले चाहे पैरेलल में कनेक्ट कर ले, पर जो एनर्जी होगा उस पूरे सिस्टम का वो सेम ही रहेगा उसका, बट जो एनर्जी होगा उस पूरे इंटायर सिस्टम का, मान लीजिए कि आपने 3-4 कैपेसिटेंस ले रखा है, ठीक है। अब आपने उनको सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है,
तो भी आपका जो सिस्टम का एनर्जी होगा उस पूरे सिस्टम का एनर्जी को वो होगा U1 + U2 + U3, ठीक है। और जो अगर आप उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो भी उसका फॉर्मूला होगा U1 + U2 + U3। अब हम देखते हैं कि कितना एनर्जी लॉस होता है जब हम दोनों कंडक्टर्स के अंदर जब चार्ज का हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है आपका C1 C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × C1 + C2। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन आता नहीं है, बट ये जेई और नीट में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज़ ये फॉर्मूला अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। ताकि देखिए अब इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, बट जो आपके केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक केस दे दिया जाएगा कि एक बच्चा है वो दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहा है, तो आप इसमें एनर्जी बताइए कितना लॉस हुआ, इसका कॉमन पोटेंशियल बताइए, इसका चार्ज निकालिए, अगर कॉमन पोटेंशियल आपको गिवन है तो आप चार्ज निकालिए इसका। तो आपको जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कि हम कई सारे कैपेसिटेंस को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम किसी भी कैपेसिटेंस को, कितने भी कैपेसिटेंस को हम दो ही तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, या तो सीरीज़ या तो पैरेलल, या फिर मिक्सचर हो सकता है, सीरीज़ में भी कंबाइन होगा आपका कुछ और कुछ आपका पैरेलल में भी कंबाइन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़। सीरीज़ में क्या होता है, जो चार्ज होता है आपका, ठीक है, वो हर जगह आपका सेम होता है, चाहे वो C1 के अलोंग हो, चाहे C2 के अलोंग हो, चाहे C3 के अलोंग हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V होता है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। यहाँ से हम इक्वी वोल्टेज निकालेंगे, इक्वी पोटेंशियल निकालेंगे, तो वो होगा V1 + V2 + V3, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की, तो हमारा यहाँ पे 1 जो इक्वी कैपेसिटेंस आएगा वो होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब हम देखते हैं जब हम कैपेसिटेंस को हम पैरेलल में, जब हम कैपेसिटर को हम पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं तो क्या चेंजेज आता है, ठीक है। जब हम कैपेसिटेंस को पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं तो जो वोल्टेज होता है इन सब के अलोंग वो सेम हो जाता है। C1 पे जो वोल्टेज होगा और C2 पे जो वोल्टेज, जो C3 पे होगा वो वोल्टेज वो सेम रहेगा, बट जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे एंटायर सिस्टम का जब हम चार्ज निकालेंगे, इक्वी चार्ज निकालेंगे, तो Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। और सेम जब हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो यहाँ से हम Q इक्विवेलेंट निकालेंगे जब इस पूरे एंटायर सिस्टम का, तो वो हो जाएगा C1 + C2 + C3। आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें आपका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सिलेबस हो जल्दी कवर हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको क्या, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करें। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पे आप सभी के लिए रोड मैप की भी वीडियो डाली गई है कि कैसे आपको 95+ स्कोर करना है किसी भी सब्जेक्ट में। हमारी फैकल्टीज़ ने इस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है आपके लिए, आप जाके प्लीज़ उसे देखें। और कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है, आपको इसी चैनल पे सब कुछ A to Z आपको दिया गया है। आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देखें ताकि आप भी 90+ नंबर स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।